आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाउंसेस के बारे में, जो कि अंडर इनकम टैक्स कैलकुलेट किए जाते हैं। कुछ एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ टैक्सेबल होते हैं, कुछ नॉन टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में बात करें जो कि आते हैं अंडर सेक्शन नंबर 17 पार्ट 3। तो पहले हम देख लेते हैं कि अलाउंसेस होते क्या हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो पहले देखते हैं अलाउंसेस का मीनिंग क्या होता है। सो अलाउंसेस इज अ प्री डिटरमाइंड सम ऑफ मनी दैट एम्प्लॉयज प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज इंटेंड टू कवर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस बियॉन्ड द बेसिक सैलरी। अब अलाउंसेस क्या यहाँ पे बताया गया कि ऐसा अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा पैसा जो कि एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, ठीक, अदर देन द सैलरी। तो जो किस लिए दिया जाता है? टू कवर अदर एक्सपेंसेस, मीन्स उसकी जॉब से रिलेटेड जो अदर एक्सपेंसेस या उसकी लाइफ से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है, उससे रिलेटेड जो अलाउंस बेनिफिट दिया जाता है। सैलरी तो दे रहा है एम्प्लॉयर, उससे रिलेटेड अगर कुछ बेनिफिट्स दे रहा है तो वो आ जाता है अलाउंसेस में। सो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अलाउंसेस आर एडेड टू द सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट इज़ टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब अलाउंसेस क्या होते हैं? ये सैलरीज में ही ऐड होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ इंक्लूड होते हैं? टैक्स में या इनकम फ्रॉम सैलरीज में। जब हम इनकम फ्रॉम सैलरीज का सेक्शन बनाते हैं तो उसी में हम अलाउंसेस को ऐड करते हैं और उसी के अंडर ये टैक्स्ड होते हैं ना। ऑल एम्प्लॉयज शुड देयरफॉर बी फुली अवेयर ऑफ विच अलाउंसेस इन द सैलरी स्लिप आर टैक्सेबल। दिस कैन हेल्प सेव ऑन द टैक्सेस इन द लॉन्ग रन। अब एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि कौन सी एम्प्लॉयज़ हैं जो अलाउंसेस हैं जो टैक्सेबल हैं, कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि नॉन टैक्सेबल मीन्स एग्जेम्प्ट है। तो जो टैक्सेबल है वही वो ऐड करेगा और जो टैक्सेबल नहीं होंगे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। नाउ नॉन टैक्सेबल अलाउंस कौन से होते हैं? ऐसे अलाउंस जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड तो कर रहा है वो पैसे, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं है, उसको ऐड नहीं करना है। तो फर्स्ट आ जाता है यूनिफॉर्म अलाउंस, कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई यूनिफॉर्म दिया हुआ है या पैसे दिए हैं टू परचेज द यूनिफॉर्म, ठीक है, या उसको मेंटेनेंस करने के लिए, तो एन अलाउंस ग्रांटेड फॉर द परचेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। कि अगर एम्प्लॉय को कोई जॉब करता है, ठीक, तो उसके लिए उसको जो कपड़े पहनता है वो ऑफिशियल ड्यूटी पे अपनी, तो उसके लिए जो पैसे दिए गए वो नॉन टैक्सेबल हो जाते। नाउ अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एब्रॉड, तो कोई ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं लेकिन इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, वो इंडिया के सिटीज़न है, ठीक है, तो उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। वहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जितने भी पैसे वो अर्न करते हैं उस पर कोई टैक्सेस नहीं है। नाउ अलाउंसेस पेड टू यूएनओ एम्प्लॉयज़, अब जो यूएनओ एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं है, उनके अलाउंसेस पे कोई टैक्सेस नहीं है ना। अलाउंसेस फॉर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सो जो हाई कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस पेड किए जाते हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं होता, वो भी टोटल एग्जेम्प्टेड। देन कंपेंसेटरी अलाउंसेस फॉर जजेस, सो जो कंपेंसेटरी अलाउंस जजेस रिसीव करते हैं अंडर आर्टिकल 222 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट टैक्सेबल। नाउ समच्योरी अलाउंस फॉर हाई कोर्ट जजेस जो दिया जाता है वो भी नॉन टैक्सेबल होता है। अब बात कर लेते हैं हेल्पर अलाउंस की, कि एन अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू कवर द एक्सपेंसेस, कि अगर जो एम्प्लॉय है उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में हेल्प के लिए कोई हेल्पर रखा हुआ तो वो उसको जो एक्सपेंसेस दे रहा है, ठीक है, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है टैक्स में से ना। ऑफिशियल टैक्स फ्री अलाउंस, अब कुछ और अदर टैक्स फ्री अलाउंस कौन से होते हैं, जैसे कि डेली अलाउंस, एकेडमिक रिसर्च और कन्वीनियंस अलाउंस, अलाउंस पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, कंपेंसेटरी अलाउंसेस पेड टू जजेस, ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सेट्रा। ये सारे कुछ अलाउंसेस होते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्टली टैक्सेबल की, कुछ पोर्शन ही टैक्सेबल होगा। तो फर्स्ट आ जाता है हाउस रेंट अलाउंस। So house rent allowance is a special allowance provided by employers to employee to help cover accommodation expenses. The tax exemption rules for HR. अब क्या होता है कि हाउस रेंट, सपोज कोई एम्प्लॉय है जो रेंट पे रह रहा है तो उसको कुछ अलाउंस मिल रहा है, तो उसका क्या रूल है वो देख लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट थिंग,
एग्जेम्प्ट अमाउंट इज इक्वल टू, अब इसमें से कौन सा अमाउंट होगा जो एग्जेम्प्ट होगा, जो इन तीनों में से सबसे कम होता है। ठीक, पहले हम देख लेते हैं, 3 कंडीशन होती है हाउस रेंट अलाउंस की। फर्स्ट है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ठीक, मीन्स उस जहाँ पे वो घर में रह रहा है उस पर्टिकुलर, उसका क्या एक्चुअल रेंट है। देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DLS अलाउंस। अब जो एम्प्लॉय है वो कितना रेंट पे कर रहा है, उसमें से सैलरी का 10% माइनस करेंगे और जो DA एम्प्लॉय को मिल रहा है उसको ऐड कर देंगे हम। देन 40 और 50% इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। थर्ड कंडीशन क्या है कि 40%, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय मेट्रो सिटी में रह रहा है तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी, जितनी भी उसको सैलरी मिलती है, प्लस DA। तीनों कैलकुलेशन कर लिए। पहले तो देखा एक्चुअल HRA कितना रिसीव्ड है, मीन्स कितना एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस है उसको मिल रहा है, ठीक है, वो देख लिया। फिर हमने दूसरे में कैलकुलेट किया कि कितना वो रेंट पे कर रहा है, ठीक है, उसमें से हमने 10% बेसिक सैलरी माइनस कर दिया और DA ऐड करिए। दूसरा अमाउंट आ गया हमारा। तीसरा अमाउंट आ गया, सपोज 40% ऑफ बेसिक सैलरी निकाला, उसमें DA ऐड करिए। 3 अमाउंट आ। अब तीनों में से जो सबसे कम होएगा, ठीक है, वो टैक्स में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज यहाँ पे देखते हैं, अब बेसिक सैलरी दी गई है प्लस DA है 50,000 पर मंथ एक पर्सन की। अब एक्चुअल HRA हाउस रेंट अलाउंस उसको कितना मिल रहा है, 20,000 पर मंथ उसको मिल रहा है, ठीक है, कंपनी से ना। वो कितना रेंट पे कर रहा है, 25,000 पर मंथ उसको रेंट पे करना है। अब एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, एक्चुअल HRA मिल रहा है उसको 20,000 मिल रहा है कंपनी से, 20,000 लिख लिया। रेंट पेड कितना कर रहा है वो, 25,000। 5,000 मीन्स 10% ऑफ सैलरी, तो हमने 5,000 का 10% निकाल लिया, 5,000 रुपये, जो कि आ जाता है 20,000 आ गया। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि 40% ऑफ 50,000, सपोज वो 50 किसी मेट्रो सिटी में नहीं रह रहा है, ठीक, तो 40% ऑफ 50,000 क्या था, 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 40% ऑफ 50,000 जो कि आ जाता है 20,000। अब यहाँ पे जो तीनों में से कम होएगा, सो इन दिस केस द एग्जेम्प्ट अमाउंट इज 20,000 एंड द रिमेनिंग इज 0 इज टैक्सेबल। तो यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, कितना बच रहा है, सिर्फ 20,000 ही तो बच रहा है, ठीक है, तो जो मिनिमम है वो 20,000 और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में, सो यहाँ पे क्या है, कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को कुछ पैसा देती है एज अ अलाउंसेस के तौर पर, किस लिए, उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो वो कितना मिलता है उसको, 100 रुपीज़ पर मंथ, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। सपोज उसके अगर 2 बच्चे हैं तो एक एक के लिए 100 रुपये मिलेंगे हर महीने उसको, ठीक, और मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, लेकिन सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं मिलेगा। देन अगर वो बच्चा हॉस्टल में कहीं रहता है उसका बच्चा, तो हॉस्टल के लिए एग्जेम्प्ट अप टू 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो अगर 300 पर मंथ, मतलब अगर कोई उसका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो कितना मिलेगा, 300 पर मंथ मिलता है कि एक बच्चे के लिए एक महीने का 300 रुपये मिलेगा, और सिर्फ मैक्सिमम ऑफ 2। सो दिस एग्जेम्पशन आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 1040। तो ये जो अमाउंट होता है ये टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये अलाउंसेस मिलता तो है एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होता, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, इतना अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। नाउ अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एम्प्लॉय हैज़ 2 चिल्ड्रन, रिसीव्स 200 पर मंथ एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एंड 500 पर मंथ एज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। अब एक एम्प्लॉय है जिसके 2 बच्चे हैं, उसको कितना मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहा है पर मंथ एज चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए उसको 200 रुपये मिल रहे हैं हर महीने 2 बच्चों के लिए, और 500 रुपये उसे मिल रहे हैं हॉस्टल के लिए। अब टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होएगा, सो टैक्स एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट, कितने पैसे होंगे जो माइनस हो जाएंगे या जो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे उसकी इनकम में से। सो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200 फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है ना। हॉस्टल के लिए उसको कितने मिल रहे थे,
एक्सपेंडिचर अलाउंस है 300 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 600। तो उसमें से 500 क्या हुआ, एग्जेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि उसको कितना मिला है, 500 पर मंथ मिला, और जो 100 हो जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा उसका, ठीक है ना। नोट दैट दीज अजम्पशन आर सब्जेक्ट टू चेंज, अब ये चेंज भी हो सकता है कभी। बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फॉर सर्टेन डिसेबिलिटीज इज एग्जेम्प्ट अप टू 3200 पर मंथ। अब किसी को अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जा रही है किसी डिसेबल को, तो 3200 तक का उसका अमाउंट जो होगा वो टैक्स में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पेशल अलाउंसेस ग्रांटेड फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस वो फुली टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जा रही है तो 3200 तक का अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाता है ना। अंडरग्राउंड अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस, अगर कोई पर्सन है जो माइंस में काम करता है, जैसे पहाड़ों को खोदना और ज़मीनों के नीचे, तो उनको जो पैसा मिलता है, अलाउंसेस मिलता है ट्रांसपोर्ट, उसमें से क्या होता है, जो अंडरग्राउंड अलाउंसेस उनको देते हैं उसमें से 800 रुपीज़ टैक्सेबल नहीं होते हैं, वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं हर महीने के लिए, ठीक है। नाउ कन्वेंस अलाउंस। अब कन्वेंस अलाउंस की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कन्वेंस लगता है, अगर अपने घर से ऑफिस जा रहा है तो। सो इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹1600 पर मंथ सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू बजट अमेंडमेंट। लीव ट्रैवल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट बेस्ड ऑन एप्लीकेबल ट्रैवल मोड विथ स्पेसिफिक कंडीशंस ऑन एक्सपेंस। अब कन्वेंस अलाउंसेस क्या होता है कि कितना, हर महीने उसको 1600 रुपये होते हैं, वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। अब ये ना समझिएगा आप लोग कि 1600 रुपये तो बहुत कम है, क्योंकि जो टैक्स जो पेमेंट होता है वो पूरे 1 साल का होता है, तो ये तो 1600 रुपये हर महीने मिल रहे हैं, तो वो हर महीने का 1600 तब जाके उसका जो एक अमाउंट बनता है उसको वो एग्जेम्प्ट करेगा अपनी टैक्सेबल इनकम से। सिर्फ 1600 रुपये नहीं एग्जेम्प्ट करनी, ये तो सिर्फ 1 महीने का, वो 12 महीने का कैलकुलेट करके देन वो टोटल अमाउंट एग्जेम्प्ट होएगा टैक्सेबल इनकम से, तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा अमाउंट हो जाएगा। नाउ फुली टैक्सेबल अलाउंस, कि कुछ ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं एम्प्लॉय को जो कि फुली टैक्सेबल होते हैं, मीन्स उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होते। पहले हमने देखा कुछ अलाउंस ऐसे जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक। फिर हमने देखे कि जिसके कुछ पार्ट्स में, मीन्स कुछ पैसों पे टैक्स लगता है, कुछ टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि एजुकेशन देखा हमने, और भी हॉस्टल अलाउंसेस देखा जो मिलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस देखा, देन HRA देखा। अब हम बात कर लेते हैं फुली टैक्सेबल, मीन्स ऐसे अलाउंसेस जिनके ऊपर टैक्स लगता है। सो इज अ टिपिकली प्रोवाइडेड टू इन एडिशन टू द बेसिक सैलरी टू एड्रेस इन्फ्लुएंस। पहले क्या मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस। अब ये डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है कि सपोज महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, तो उस महंगाई को मीट करने के लिए तो उसको अदर देन सैलरी कुछ पैसे मिलते हैं कंपनी की तरफ से, जो कि हो जाते हैं डियरनेस अलाउंसेस हर महीने, ठीक। कि अगर उसको बेसिक सैलरी तो मिल रही, लेकिन बेसिक सैलरी के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही, तो क्या करती कंपनी, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है एज इन द फॉर्म ऑफ DA। तो ये हो जाता है डियरनेस अलाउंस, जो कि टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम, मीन सैलरी में ऐड होगा और इसके ऊपर टैक्स देना होता है। देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो भी होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी टैक्सेबल होता है। नाउ एक बार इसको पढ़ लेते हैं, शायद इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। सो इज ग्रांटेड टू कवर एक्सपेंसेस रिलेटेड होस्टिंग क्लाइंट्स और सिमिलर एक्टिविटी, while government employees may receive a deduction for entertainment allowance, for non government employees it is fully taxable। अब कंडीशन देखिए यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए तो ये क्या होता है, ये नॉट टैक्सेबल, ये डिडक्शन होता है इसमें। पर जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, मीन जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए फुली टैक्सेबल होता है। अब टैक्सेबल अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग द लोअर ऑफ 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी 5000 और द एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्या है कि या तो वो जो अमाउंट होएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो टैक्सेबल होगा पूरा अमाउंट, या फिर 5000, या फिर जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है उन तीनों में से जो भी कम होता है वो टैक्सेबल हो जाता है। अब एक बात समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कौन सा टैक्सेबल होता है, ठीक। इट डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग लोअर ऑफ 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक। लोअर ऑफ 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी मीन्स जितनी उसको बेसिक सैलरी मिलती है उसका 5%, उसका जो 5th पोर्शन होता है, उसका जो 5th पोर्शन होता है वो, देन 5000, या फिर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, इन तीनों में से जो कम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा।
नाउ मेडिकल अलाउंस एम्ड एट कवरिंग मेडिकल अलाउंसेस एक्सपेंसेस इज फुली टैक्सेबल। जितने भी मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं वो फुली टैक्सेबल होते हैं। नाउ सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनको वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, वो भी टैक्सेबल होते हैं, पूरे कोई एग्जेम्प्ट नहीं होता। देन हम एक बात करते हैं मेडिकल अलाउंसेस की। अब मेडिकल अलाउंस का मैंने स्पेशली एक अलग स्लाइड इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है। अब वो कंडीशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो मेडिकल अलाउंस इज अ टाइप ऑफ अलाउंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू कवर मेडिकल एक्सपेंसेस। अब मेडिकल अलाउंसेस क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है अगर वो कैश में दिया जा रहा है। पर अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, reimburses medical expenses based on actual bills, the reimbursement is exempt from tax up to rupees 15,000 per annum। अगर एम्प्लॉई जो उसका एक्सपेंसेस मेडिकल एक्सपेंसेस का बिल है वो एम्प्लॉयर के पास सबमिट करता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसको पूरा बिल दिखा देता है, तो क्या होगा 15,000 तक जो उसका अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा कि है। वैसे तो वो फुली टैक्सेबल है, लेकिन अगर उसका मेडिकल एक्सपेंसेस का जितना खर्चा आया है उसका अगर बिल हो उसके पास और वो उसको अगर वो एम्प्लॉयर के पास रिम्बर्स करा लेता है तो 15,000 तक क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा पर एनम अंडर सेक्शन 10(14). सो इफ़ द रीइम्बर्समेंट एक्सीड 15,000, तो अगर जो रीइम्बर्समेंट उसके एक्सपेंसेस हो 15,000 से ज़्यादा हुए तो बाकी अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, 15,000 तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते ताकि ये और अच्छे समझ। सो एन एम्प्लॉय रिसीव्ड अ मेडिकल अलाउंसेस ऑफ 20,000 पर एनम एज अ कैश अलाउंस, द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। सही बात है, उसको 20,000 मिल रहे कंपनी से मेडिकल अलाउंसेस के लिए और वो पूरे 20,000 टैक्सेबल है। एन एम्प्लॉय सबमिट्स अ मेडिकल बिल्स टोटलिंग 18,000 एंड इज रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब क्या हुआ, एम्प्लॉय ने क्या किया, 18,000 का जो बिल था मेडिकल एक्सपेंसेस का वो एम्प्लॉयर के पास सबमिट किया रीइम्बर्समेंट के लिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो 15,000 है वहाँ वो तो एग्जेम्प्ट हो जाते। अब उसको सिर्फ जो टैक्स पे करना होगा 3,000 पे करना होगा। पहले उसको कितने पे करना होता, उसको 20,000 मिलते हैं अलाउंसेस, लेकिन उसका खर्चा कितना आया 18,000 का, तो 18,000 का उसने बिल पे वो दिखा दिया, बिल इतना हुआ, रीइम्बर्स करा लिया। अब क्या हो, उसको 15,000 एग्जेम्प्ट हो जाते हैं और 3,000 पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो नोट दैट दीज रूल्स में चेंज। अब ये क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कोई चेंजेस भी हो सकते हैं ना। आई होप आपको ये अलाउंसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ चुका होगा। इसमें कुछ पार्टली टैक्सेबल होते हैं, कुछ पूरी तरीके से टैक्सेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे कोई टैक्स नहीं होता, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। जो अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी टैक्स नहीं होता, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो टैक्सेबल इनकम है उसको रिड्यूस कर देते हैं। और जो पार्टली टैक्सेबल होते हैं वो भी कुछ पर्सन तक रिड्यूस करते हैं, पर जो नॉन टैक्सेबल जिनके ऊपर टैक्स लगता ही है, फुली टैक्सेबल होते हैं, तो वो अलाउंसेस तो हमारे सैलरी में ऐड ही होंगे और उसके ऊपर उस पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा ही। तो आई होप अलाउंसेस का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका कोई डाउट है तो। थैंक यू।